देखिए, अगर मान लीजिए मेरा असेसमेंट हो जाता है 143 में, इसको हम स्क्रूटनी बोलते हैं, या फिर मेरा असेसमेंट हो जाता है 144 में, जिसको हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं, राइट। ओके, तो क्या मेरा डिपार्टमेंट से पीछा छूट जाएगा कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब ठीक है, अब सारा मामला सुलझ गया, ऐसा है? बोलो भाई, यस और नो। अगर मेरी स्क्रूटनी हो गई या मेरा बेस्ट जजमेंट हो गया, तो क्या उसके बाद मेरा पीछा छूट गया? पे भी करना है, नहीं पे तो कर ही दिया। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या अभी भी कोई कार्रवाई होना बाकी है? तो सेक्शन आता है, अरे नहीं नहीं, क्या मैं पूछ कुछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं, इसलिए बेटा बी कॉन्सेंट्रेटेड। यही रीजन होता है कि एग्जाम में आप पेपर 90 या 100 मार्क्स का करके आते हैं, मार्क्स आते हैं 40 to 60 के बीच में। उसका सिर्फ एक रीजन, आप गलत नहीं हो, आपका आंसर गलत नहीं है, पर सवाल यह है कि उसने पूछा कुछ और था, उसने पूछा कुछ और था, आप बता कुछ और आए। ठीक है, 143 और 144 होने का मतलब क्या इनकम फाइनलाइज करना हो गया? बोलो हाँ या ना, पहले ये बताओ। हाँ सर। क्या इस पे टैक्स पे करना हो गया? हाँ सर। क्या इस पे कोई पेनल्टी अगर लगनी है किसी भी चीज की, तो क्या वो भी हो गई? हाँ सर। तो अब अगर मैं पूछ रहा हूं कि अब और कोई कार्रवाई हो सकती है क्या, तो आप इनके अलावा बताएंगे ना। कोई कह रहा है सर टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो बाकी है। कोई कह रहा है सर पेनल्टी लगेगी, अरे तो वो तो हो चुका ना। समझ पा रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 143 होने के बाद या 144 होने के बाद कुछ हो सकता है क्या? आप कह रहे हैं सर पेनल्टी लगेगी ना, तो बात क्या थोड़ी हो, तो उसके साथ का ही काम है। समझ रहे हैं? तो सुनिए, आंसर इज यस। अभी भी देर नहीं हुई है, इतनी आसानी से हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो देयर इज सेक्शन 148, जिसके अंदर होता है नोटिस फॉर रीअसेसमेंट। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि रीअसेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि भैया हमने आपकी इनकम असेस करी थी, पर हम आपकी इनकम दोबारा असेस करना चाहते हैं। आप कहते हैं सर ऐसे कैसे करना चाहते हैं, कोई आप बेवकूफ समझा है, पहले भी कर लिया फिर आगे फिर करना है, ऐसे थोड़ी चले। सुनिए, दूसरा इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, राइट। अब पहले तो इसका लॉजिक समझो कि सर ये कैसे हो सकता है। विकास, विकास ने आंसर दिया, तो विकास का ही एग्जांपल लेंगे। मिस्टर विकास कई सारे बिजनेस करते हैं छोटे छोटे, है ना। ये कुछ बच्चों को प्राइवेट कोचिंग भी देते हैं, ठीक है। ये टेक्सटाइल का बिजनेस भी करते हैं, ठीक है। ये फुटवियर का बिजनेस भी करते हैं, ठीक है। ऐसे कई तरीके के बिजनेस करते हैं। इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करी और इन्होंने रिटर्न में सिर्फ ये दो ही इनकम शो करी, इसको छुपा लिया, है ना, शो नहीं किया इसको। रिटर्न फाइल करी, रिटर्न फाइल करी तो स्क्रूटनी का नोटिस आया कि भैया हम आपकी स्क्रूटनी करना चाहते हैं। तो मुझे बताओ, स्क्रूटनी में रिटर्न में जो चीजें भरी हैं उन्हीं के बारे में तो पूछताछ करेगा। उसको कैसे पता चलेगा कि इसका कोई और बिजनेस भी है? बताओ, क्या इस रिटर्न से पता चल पाएगा? क्या इस रिटर्न से उसको पता चल सकता है क्या कि भैया इसका कोई और बिजनेस भी है? नहीं। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो उसने जब स्क्रूटनी करी होगी, तो जो रिटर्न आपने भरी कोचिंग और टेक्सटाइल वाली, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, फलाना ठिकाना सब मांग लिया उसने और ऑर्डर पास कर दिया। तो उसमें इस इनकम का तो कहीं जिक्र आया ही नहीं ना।
राइट। अब अगर ये ऑर्डर पास हो गया तो क्या आप ये समझते हैं कि अब आप ये बच गए, अब इस इनकम का गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती? अब सोचो, क्या अब आपको लगता है कि ये इनकम हमने छुपा ली, अब कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जैसे ही मान लो एओ को पता चलेगा कि अच्छा आपकी ये इनकम और है, तो वो क्या करेगा? क्या इसको इनकम एस्केपिंग, मतलब जो इनकम छूट गई है ना, इनकम एस्केप होने का मतलब क्या होता है? रह जाना, छूट जाना। तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ऐसी इनकम जो पहले टैक्सेबल होने से रह गई, क्या हम इसको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कह सकते हैं? यस और नो? यस, समझ गए? दूसरी बात समझिए, इस वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इस वर्ड का मतलब क्या है। अब दूसरा समझिए, आपने जब टेक्सटाइल का बिजनेस का रिटर्न भरा, ठीक है, तो टेक्सटाइल रिटर्न में आपने टर्नओवर कम दिखाया। अब टर्नओवर आपके बुक्स अकाउंट से मैच हो रहा है और कम आपने दिखाया, तो ठीक है, अब इन्होंने भी एग्री कर लिया कि ठीक है इतना ही टर्नओवर होगा। बाद में इनको कोई प्रूफ मिलता है कि नहीं, आपका टर्नओवर तो ज्यादा था, एक्सेस था, आपका टर्नओवर तो ज्यादा था, या आपका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा था, ऐसी कोई चीज इनको लग, तो क्या ये आपके केस को रीओपन कर सकते हैं? अब इस बार इनकम टैक्सेबल होने से नहीं रही है, टैक्सेबल तो हुई है पर कम हुई है, तो क्या मैं इसे रीअसेसमेंट कहूं, दोबारा से इनकम कैलकुलेट करना, ऐसा कहूं? बात समझ में आ गई मेरी? एक और एग्जांपल सुन लो, लास्ट एग्जांपल। मैंने रिटर्न ही नहीं भरी, नो रिटर्न, मैंने रिटर्न नहीं भरी, नो रिटर्न, ठीक है। मेरे पास नोटिस आया रिटर्न भरो 142(1) में, मैंने कहा नहीं, नहीं भरेंगे, क्या कर लोगे? ठीक है, उन्होंने कहा हम आपका बेस जजमेंट असेसमेंट कर देंगे, शो कोज नोटिस भेजा, मैंने उसका भी जवाब नहीं दिया। अब बताओ ये मेरा क्या कर लेंगे? कल हमने पढ़ा था, ये मेरा बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। क्या क्या होता है बेस्ड जजमेंट असेसमेंट? जितनी जानकारी उनके पास है, उस जानकारी के आधार पे वो मेरी टोटल इनकम फाइनलाइज कर देंगे। क्या यही होता है? हाँ, यही होता है सर। ठीक है जी, कर दिया उन्होंने, बेस्ड जजमेंट भी कर दिया 144 में। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 4 जगह से इनकम कमाता हूं और उनको मेरी 2 इनकम के बारे में या 1 इनकम के बारे में ही पता चला था, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने बेस्ड जजमेंट कर दिया, और बाकी इन 3 इनकम का क्या? समझ पा रहे हैं? मेरी ए बी सी डी 4 इनकम, ए का उन्हें पता चला, उन्होंने रिटर्न मंगाई, मैंने नहीं दी, उन्होंने बेस्ड जजमेंट कर दिया। अब बेस्ड जजमेंट इसी इनकम का तो करेंगे ना, इन इनकम का तो नहीं कर सकते ना, ये तो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, और अब अगले साल कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया इनका तो ये भी है, तो क्या वो मेरा केस रीओपन नहीं करेंगे या इनकम एस्केपिंग रीओपन नहीं करेंगे? बोलिए, आगे बात समझ में? यस, देना क्यों नहीं पड़ेगा, पास्ट ईयर का भी देना पड़ेगा। देखो, ईयर से कोई मतलब नहीं है टैक्स का। आपने अपनी जिंदगी में 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में कभी भी इनकम कमाई, क्या ये इनकम टैक्स के लिए लायबल थी या नहीं थी? आपने अच्छी खासी इनकम कमाई, अच्छी मोटी खासी इनकम कमाई, टैक्स के लिए लायबल थी या नहीं थी? यस। अब लायबल यहाँ थी, आपको यहाँ टैक्स पे करना था, आपने नहीं किया, तो नहीं करने से आपकी लाइबिलिटी खत्म थोड़ी होगी, है ना? 2021 आ गया, तो 2021 आने का मतलब ये लाइबिलिटी खत्म थोड़ी हो गई आप, नहीं। तो अगर पता चलेगा तो ये केस ओपन हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझ गए? चलिए, इन सारे एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई क्या कि स्क्रूटनी या बेस जजमेंट होने के बाद भी कुछ भी हो सकता है? यस सर, ये सिद्धि कह रहे हैं सर, ये तो ये वाला असेसमेंट अर्लियर
ये इसमें क्यों नहीं हुआ? पता ही नहीं था ना कैसे होगा अर्लियर डेज में। अरे पता ही नहीं था कैसे होगा, समझो। आपने, एक बात बताऊं, मुझे ध्यान से सुनना। एक बंदे ने एक मर्डर किया आज से 10 साल पहले, किसी को पता नहीं चला उसने किया, वो आम आदमी में मिल गया और मिलके अपना लाइफ गुजार रहा था, ठीक है। अभी उसने एक और मर्डर किया, और जब ये मर्डर किया तो उसकी कहीं कनेक्शन जुड़ के पता चला कि 10 साल पहले भी उसने एक मर्डर किया था। तो बताओ क्या दोनों की कार्रवाई चल सकती है उसमें? हाँ। अब आप कहोगे सर इतने दिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पता ही नहीं था कैसे होगी। ओके, आगे बात समझ में, ठीक है। अब इस नोटिस में क्या होगा? नोटिस में वही होगा कि भैया आपको जगह बताएंगे, डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बता के, ये सारी चीजें बता के आपको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट लेके आप आ जाइए, राइट। चाहे मैं जैसे स्क्रूटनी में बुलाया था वैसे ही, बस बुलाने का सेक्शन अलग है, बाकी तो बात वही है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जानना हो जाता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि सर कितने साल, कितने साल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जो डिपार्टमेंट है वो कितने साल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस बात का जवाब हमें मिलेगा सेक्शन 149 में। कौन सा में मिलेगा? सेक्शन 149। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितने साल में गवर्नमेंट को कह देना चाहिए ठीक है अब हम इससे पुराना ओपन नहीं करेंगे? ओके, ओके। और काफी बच्चे कह रहे हैं 8 साल, एक बच्चा कह रहा है 15 साल। और कोई आंसर किसी का? जितना पुराना ओपन हो सके करना चाहिए। चलिए, तो लिख लीजिए टाइम लिमिट क्या है। इसमें अलग अलग टाइम दे रखी है, मैं यही कोट कर रहा हूं, सेक्शन 149 कि नोटिस आने की टाइम कितनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 तरीके की टाइम है आपको मिलेगी। पहली 3 तरीके में सबसे पहली टाइम मिलेगी आपको कंडीशन के साथ, इफ इनकम एस्केप्ड इज अप टू 1 लाख। कितनी है इनकम एस्केप? 1 लाख, मतलब 1 लाख तक की इनकम ऐसी है जिसपे टैक्स लगने से रह गया, उतना ही पकड़ में आया है। तो 4 साल पुराना केस, 4 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट। 4 साल पुराना कब से? असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 4 साल। ओके, बोलो जी, समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है, मतलब भी बात कर लेते हैं। अभी कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं हम, बताओ? अभी हम कौन सा ईयर पढ़ रहे हैं? प्रीवियस ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22, राइट। असेसमेंट ईयर खत्म होने से 4 साल, तो बताओ 4 साल कहाँ होंगे? क्या 25-26 तक होंगे? यस। तो आपके पास नोटिस आ सकता है मैक्सिमम 25-26 तक, अगर आपकी जो इनकम टैक्स लगने से रह गई है वो 1 लाख रुपए तक की है। बोलिए जी, क्लियर है यहाँ तक?
इफ इनकम एक्सीड 1 लाख, अगर 1 लाख से ज्यादा इनकम हुई तो सर 6 साल, सेम वही 6 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है। और अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, इनकम फॉरेन से हो रही है, ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 10-16 साल, इतना सा टाइम, समझ गए। जो इनकम टैक्स लगने से रह गई, अगर वो 1 लाख तक है तो 4 साल, 1 लाख से ज्यादा है तो 6 साल, और कितनी भी है और फॉरेन इनकम है तो 16 साल। बताइए, ये टाइम लिमिट याद रखनी आपको आ सकती है। बोलो भाई, बाकी रिप्लाई कर दो फटाफट, क्योंकि जब तक आप इन चीजों में रिप्लाई नहीं करोगे ना, आपके लिए बहुत नुकसानदायक। और क्वेश्चन भी रेज किया करो ना कि सर ऐसा हुआ, या ऐसे कैसे होगा, या ये कैसे होगा, कुछ सोचो तो सही। सिर्फ जो कहते हैं वो सुन लेते हो, आगे कुछ नहीं कहते। कुछ तो सोचो। सर मैंने 8 इयर्स आंसर ऐसे दिया था कि अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 इयर्स तक रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 8 इयर्स तक का हो जाना चाहिए असेसमेंट। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ऐसा कोई सोर्स है तो उसके रिगार्डिंग आपको 6 साल तक तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 16 साल वाले में आपको फिर डॉक्यूमेंट अरेंज करके देने होंगे। ओके सर। और कोई? सर ये सारी लिमिट रेसिडेंट के लिए थी? इसके लिए रेसिडेंट के लिए थी, इंडियन मतलब इंडियन ओरिजिन वाला बंदा है, उसके लिए है क्या सर ये सारी लिमिट? मान लो एक बाहर का बंदा है और उसकी इनकम असेस नहीं की, तो उसके लिए क्या करेंगे? मतलब ऐसा कहीं एस्केप होगी अपन उसकी इनकम। नेचर ऑफ असेसी तो अपन ने कहीं लिखा ही नहीं ना। भाई इसीलिए सर आपसे पूछ रहा था। नहीं 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 नहीं, आप समझो एक चीज, मर्डर केस की जो कार्रवाई होती है इंडिया में, क्या वो आईपीसी के सेक्शन के थ्रू होती है? हाँ। अब वो कार्रवाई फॉरेनर के लिए और इंडियन के लिए अलग अलग सेक्शन है क्या? सोचो एक बार। नहीं। कोई भी कार्रवाई जो है वो तो एक ही सेक्शन होता है, सामने वाला बंदा कौन है उससे कार्रवाई थोड़ी बदलती है। ठीक है सर। किसी भी एक्ट में ऐसा नहीं होता। सर ये 1 साल को 1 लाख कौन से ईयर की इनकम होगी? किसी भी ईयर की हो सकती है। देखो, इनकम कौन से ईयर की ये नहीं देखना, इनकम जिस ईयर की है उस ईयर से काउंटिंग करनी है। चलो आपका क्वेश्चन वैलिड है, इसको अपन लेते हैं, ठीक है। कैसे? थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लीजिए आज 2020-21 में बैठे अपन, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। आज मुझे पता चलता है कि 2016-17 प्रीवियस ईयर में सिद्धि की 60,000 रुपए की इनकम ऐसी थी जो उन्होंने टैक्स के लिए ऑफर नहीं की, मतलब टैक्सेबल नहीं बताई। कौन से ईयर की है ये इनकम? 16-17। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 17-18। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट कितने साल तक नोटिस आ सकता था? अब बोलिए, कितने साल तक नोटिस आ सकता था? चार साल। 4 साल क्या? यस। तो यहां से इसके खत्म होने से तो आप कहेंगे कि सर 18-19 में आ सकता था, 19-20 में आ सकता था, 20-21 में आ सकता था, और 21-22 में आ सकता था। तो यहां तक आ सकता है, इसके बाद नोटिस नहीं आ सकता। विकास 22-23 कहां से आ जाएगा?
ठीक है, यहाँ तक नोटिस आ सकता था। अब असेसिंग ऑफिसर को इस डेट तक पता चल गया और उसने नोटिस भेज दिया तो ठीक है, और नहीं भेजा तो फिर नहीं आ पाएगा। अरे 22-23 कहाँ से आ गया विकास? फिर वही बोल रहा है। हाँ अभी भी 22-23 लिख रहा है। चलो आगे बात समझ में। फिर जब असेसिंग ऑफिसर के पास आएगा तो वो क्या सोचेगा कि नोटिस भेजने की टाइम बची है तब तो मैं भेज दूं, और नहीं बची है तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? अच्छा यही इनकम 1,60,000 होती तो यहां तक नोटिस आ सकता था आपके पास। यस, आगे बात समझ में। टाइम लिमिट कैसे देखनी होती है? जिस साल की इनकम है उस साल के असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 4 साल, 6 साल और 16 साल। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास नोटिस आता है ना? मेरे पास नोटिस आता है, क्या ये एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया है देख लेते हैं। सर अपन बुक्स 8 साल तक मेंटेन करते हैं तो फॉरेन इनकम के केस में 8 साल के बाद अपन रिपोर्ट कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? वो आपकी टेंशन है, वो आपकी टेंशन है भाई। अगर मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि आप चोरी किसने की है? एसएससी ने की है ना चोरी। तो चोरी तो एसएससी ने की है ना, तो वो एसएससी टेंशन रखो अपनी। 8 साल तो उनके लिए, एक बार चीज सोचो, 8 साल किसको बुक्स अकाउंट मेंटेन करने के बताओ पहले। कौन सा कानून कहता है 8 साल रखने? कंपनीज एक्ट कहता है तो कंपनीज के लिए कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है तो कंपनीज के लिए कहता है। समझना बात को। तो वो तो जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसके लिए बात हुई। ये चीजें कौन करता है? कंपनी थोड़ी करती है ये चीजें छुपाने का काम, ये इंडिविजुअल करता है काम। ये काम इंडिविजुअल करता है, पहली बात। तो दूसरी बात, वो कंपनीज कह रही है जो बिजनेस आप लीगली कर रहे हो, जो काम आप छुपा रहे हो उसके लिए एक लिमिट लगेगी क्या? ये बताओ। जिस काम को आपने छुपाया है, क्या आप उसके लिए एक कानून लगाएंगे कि भैया मैंने छुपाया तो है पर 8 साल बाद तो लाइबिलिटी नहीं है? वो कहेगा 8 साल की लिमिट है कि है ही नहीं आपके लिए। बोलो भाई, हाँ या ना? जब आप किसी चीज की चोरी करते हो तो उसके लिए फिर लीगल लिमिट थोड़ी लगती है। काम आप चोरी वाला कर रहे हो, लिमिट आप लीगल वाली लगा रहे हो, कैसे लगेगा? एक छोटा सा एग्जांपल और माइंड में है, वो सुनो। पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो क्या ऐसा होता है कि 24 घंटे में, जैसे लेडीज को किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 12 घंटे या 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ऐसा होता है क्या? कि अगर किसी लेडीज को पुलिस अरेस्ट करती है तो 12 घंटे में या 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। फिर वो अगर कहेंगे कि हाँ रिमांड में रखो तो वो जेल में रहेंगे, अदरवाइज उनको बेल दे दी जाएगी, राइट? अब पुलिस वालों ने किसी लेडीज को अरेस्ट किया और डॉक्यूमेंट में दिखाया नहीं, अरेस्ट शो नहीं किया, तो क्या फिर ड्यूटी है 24 घंटे या 12 घंटे में पेश करने की? नहीं, तो फिर कानून थोड़ी लगेगा। समझ गए? अब सुनिए इसमें मेन मुद्दे की बात क्या है। मेरे एक इनकम टैक्स ऑफिसर है हमारे एरिया में, राइट? मेरी उससे एक दिन बहस हो गई किसी बात को लेकर। वो मुझे कुछ सिखा रहा था, मैंने कहा मैं सी हूँ मुझे मत सिखाओ। इस तरीके से हमारी कहा सुनी हो गई। उसने कहा मैं बताऊंगा आपको, देख लूंगा मैं आपको, इस तरीके से धमकी देके चला गया। और अगले दिन जाके उसने मुझे रीअसेसमेंट का नोटिस भेज दिया कि मुझे आपकी इनकम रीअसेस करनी है। बताओ, भेज सकता है?
कैलकुलेशन में हाँ भेज सकता है। कुछ कह रहे हैं हाँ, कुछ कह रहे हैं ना। टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट की क्या है, देखो ना टाइम लिमिट तो। अरे पिछले साल का भेज देगा उठा के, क्या दिक्कत है। पिछले चारों साल का भेज देगा कि भाई हाँ मुझे लगता है आपकी इनकम है, एस्केप हुई है। तो 4 साल का तो अपन 100 रुपए की इनकम के लिए भी भेज सकते हैं ना। अप टू 1 लाख लिखा है तो कितनी भी हो भेज सकते हैं, तो लिमिट वाली बात नहीं। आंसर इज नो। व्हाई? AO have to reason to believe that income has escaped. AO के पास इस बात का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। वो उस नोटिस में लिखता है कि भैया मेरे पास रीजन है, और आप उससे रीजन डिमांड कर सकते हो कि मुझे बताओ कि आप किस बेस पे मेरा केस रीओपन कर रहे हो। और अगर ये रीजन नहीं दे पाया तो दिस नोटिस विल बी बार्ड या इनवैलिड, ऐसा बोल सकते हैं। सारे पावर उन्हीं को थोड़ी दे देंगे, आम जनता को और सीए को तो पावर है। मैं कहूंगा लाओ भैया नोटिस तो भेज दिया, ठीक है, नोटिस भेज दिया वो तो ठीक है, सब वो लाओ, रीजन बताओ क्या है, क्या रीजन, समझ पा रहे हैं। तो ही हैव टू रीजन टू बिलीव कि भैया रीजन टू बिलीव बताओ। अब उसने कोई झूठा रीजन बनाया, ध्यान से सुनना, उसने झूठा रीजन बना दिया, तो झूठा रीजन बना दिया तो इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए, ठीक है। जैसे एक लिबर्टी इंडिया का केस है ना, तो उस केस में क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस रीजन टू बिलीव पे बहुत सारे केस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रीजन वो कुछ भी बोल सकता है ना कि मुझे इसलिए लगता है उसलिए लगता है। मेरा केस चल रहा था एओ के पास, ध्यान से सुनिए, है ना, एसएससी और एओ। एक एक्सपेंसेस किया मैंने 1 लाख रुपए का, मैंने एक एक्सपेंसेस कर रखा था 1 लाख रुपए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर का है, और मैं कह रहा हूं कि नहीं ये एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर का है। क्या ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है हमारा? बोलो हाँ या ना, बोलो जी, यस और नो। हाँ सर हो सकता है। ये आर्गुमेंट हमारा कहाँ चल रहा था? रीअसेसमेंट में नहीं चल रहा, रीअसेसमेंट तो अब खुलेगा, अभी चल रहा था स्क्रूटनी के अंदर। कहाँ चल रहा था? स्क्रूटनी में चल रहा था। अब स्क्रूटनी में चल रहा था, है ना, हमारी बातचीत हुई, मैंने भी बहस की, उसने की, सारी बातें हो के उन्होंने कहा ठीक है ओके डन, हम इसको रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हैं, और रेवेन्यू ट्रीट करके आपका 143 में ऑर्डर पास कर रहे हैं, बात खत्म, ठीक है। ये ऑर्डर पास कर दिया, बात खत्म हो गई। अब उनका झगड़ा हो गया अगले दिन, इसके अगले दिन, और उन्होंने उसके अगले दिन मुझे ये नोटिस भेज दिया कि नहीं भैया मुझे लगता है कि वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू नहीं था, वो तो कैपिटल ही है। तो बताओ क्या उनका कहना सही है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं 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 वो रेवेन्यू नहीं है, वो तो कैपिटल ही है, केस खोलेंगे आप वापस। तो इसमें एक वर्ड लिखा गया मेयर, चेंज इन ओपिनियन। क्या यहाँ पे सिर्फ ओपिनियन चेंज हुई है एओ की? भाई यहाँ पे क्या सिर्फ एओ की ओपिनियन चेंज हुई है, या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि भैया ये कैपिटल है? सिर्फ ओपिनियन ही तो चेंज हुई है ना। तो कोर्ट ने कहा कि मेयर चेंज इन ओपिनियन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रीजन टू बिलीव, या कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रीजन टू बिलीव। तो आप अपनी कॉपी में जहां पे भी आप लिख रहे हैं ऊपर हाईलाइट करके लिख लीजिए, मेयर चेंज इन ओपिनियन इज नॉट कंसिडर्ड एज रीजन टू बिलीव, और उसके आधार पे आप केस ओपन नहीं कर सकते। बहुत सारे केस में, ये एक ही केस का डिसीजन नहीं है, इसमें बहुत सारे केस होते हैं। Is that clear?
ठीक है, एक दूसरा केस और सुनिए, और ये आपके मॉड्यूल में था, इस बार तो हटा दिया है। पीछा जो मॉड्यूल था ना, इससे पहले वाला जो वेरिएंट था उसमें था, उसका नाम था गोकुल सेरामिक्स। टाइल्स की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी? टाइल्स की कंपनी। तो टाइल्स की है तो जाहिर सी बात है कहाँ की है? गुजरात। टाइल्स का सबसे बड़ा काम कहाँ है? गुजरात के मोरवे में। ठीक है, यस। अब इसका क्या केस था? इसका केस था कि एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल की ना, और उस रिटर्न में कुछ टर्नओवर शो किया, और इसने जो अपनी दूसरी रिटर्न फाइल की फॉर द पर्पज ऑफ कस्टम और एक्साइज, ठीक है, वहां पे टर्नओवर कुछ और, ठीक है, या फिर यूं कहूं कि एक्साइज वालों ने अपनी किसी कार्रवाई के अंदर इसका टर्नओवर पकड़ा और वो टर्नओवर इसका ज्यादा था। पहले क्या थी चीजें? इंटीग्रेटेड नहीं थी, पहले चीजें इंटीग्रेटेड नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, इनकम टैक्स में टर्नओवर अलग दिखा दिया, सर्विस टैक्स में अलग दिखा दिया, तो मैनिपुलेशन कर लेते थे। अब इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब चीजें इंटीग्रेटेड है, ठीक है, तो वो ऐसे कर देते थे। तो कस्टम वाले ने या एक्साइज वाले ने मान लो इसकी चोरी पकड़ी और उन्होंने कहा यार तुम्हारा टर्नओवर, तुम बता रहे हो 20 लाख है, तुम्हारा टर्नओवर तो 55 लाख है। तो एक्साइज वालों ने कहा कि हम जो एक्साइज ड्यूटी लेंगे वो कितने पे लेंगे? 55 लाख पे। डिपार्टमेंट अलग है, ले लिया, किस्सा खत्म। पर एक्साइज वालों ने ये अपनी जो रिपोर्ट थी ये फॉरवर्ड कर दी किसको? एओ, कि भैया हमने इस बंदे का टर्नओवर इतना पकड़ा है, आप देख लो आपको टैक्स मिला नहीं मिला। अब बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? यस। तो बोला भैया आप देख लो। एओ ने कहा नहीं भैया हमें तो टर्नओवर बहुत कम बताया, हमें भी 20 लाख बताया। तो बोलो चलो जी, इस रिपोर्ट के आधार पे 148 इश्यू कर दिया। एसएससी ने रीजन मांगा तो उन्होंने रीजन दे दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया आप दूसरे डिपार्टमेंट से कोई भी रिपोर्ट लेके ऐसे नहीं कर सकते, गलत है ये। एसएससी ने कहा ये गलत है, आप दूसरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पे मेरा केस रिओपन नहीं कर सकते। ये उन्होंने कहा सर बिल्कुल कर सकते हैं। मामला गया कोर्ट में। अब बताओ कोर्ट ने क्या कहा, आपको क्या लगता है? सर एसएससी ने इनकम गलत बताई है तो फिर असेसमेंट तो रीओपन होगा इस बार तो। आंसर इज यस। यस, उन्होंने कहा कि जो नोटिस भेजा गया आपको बिल्कुल वैलिड है, आप प्रोसीड कीजिए, नोटिस की वैलिडेशन पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। दूसरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पे डेफिनेटली वो आपको रीअसेसमेंट का नोटिस भेज, राइट? बोलिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो। कुछ ज्ञान ले रहे हो या सिर्फ रट्टा मार रहे हो? इतने एग्जाम्पल देना, इतने केसेस बताने का मतलब यही है कि आप समझो इस बात। कोई रिप्लाई नहीं, छोड़ो, आगे चलते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, जब आपने बताया एक्साइज और कस्टम वगैरह भी पे किया और इनकम, तो ये दोनों इंटीग्रेटेड है, दोनों इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे से इस चीज की? दोनों हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। ओके सर। चलिए अब आगे सुनिए। कल एक रीअसेसमेंट इसलिए हुआ ना क्योंकि एओ के पास प्रॉपर रिपोर्ट थी। हाँ, एओ के पास कोई भी जानकारी, वेदर इट इज अदर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट और वेदर इट इज समथिंग एल्स, ठीक है। मैं इसका आपको दो चार एग्जांपल और दे देता हूँ। पहले एक पॉइंट कल हमने डिस्कस किया था, याद है आपको? वैल्यूएशन ऑफिसर वाला, जिसमें मैंने कहा था कि एसएससी का केस चल रहा था, है ना? कौन से में चल रहा था? मान लीजिए 143(3) में चल रहा था, स्क्रूटनी चल रही थी। इसने रेफरेंस दिया वैल्यूएशन ऑफिसर को। वैल्यूएशन ऑफिसर ने रिपोर्ट देने में लेट कर दी और इसने रिपोर्ट मिलने से पहले ही ऑर्डर पास कर दिया।
बाद में जब ये रिपोर्ट मिली इसको, तो ये चाहता है इस रिपोर्ट के बेसिस में मैं इसका केस दोबारा रीओपन करूं 148 में। क्या ये कर सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि आपको कोई नई चीज नहीं पता चली है। उस एसेट का तो वैल्यूएशन आपने खुद नहीं किया था पहले, समझ पा रहे हैं? रिपोर्ट कंसीडर नहीं करना आपका डिसीजन था, ये रिपोर्ट कंसीडर नहीं करना आपका डिसीजन था, ठीक है। और इस पॉइंट पे बात हो चुकी है, तो इसी पॉइंट के लिए आप दोबारा केस रीओपन नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब मैं ये बताता हूँ आपको कि इंफॉर्मेशन को जानकारी मिलती कहाँ से। बहुत से लोगों का क्या मानना होता है कि कुछ काम कर लो और बताओ मत, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा। जैसे बहुत से लोग, आप में से भी मे बी शेयर्स में ट्रेडिंग करते होंगे, बहुत से लोग होते हैं शेयर्स में ट्रेडिंग कर लेते हैं, डिमेट अकाउंट खुलवा लिया, शेयर लिया, बेचा लिया, बेचा लिया, बेचा, रिटर्न में दिखाते नहीं है उसको। बहुत लोग इसको रिटर्न में नहीं दिखाते। अब ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें आपका पैन कार्ड दिया हुआ है, आधार कार्ड दिया हुआ है, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है किसके पास? डिपार्टमेंट के पास। और डिपार्टमेंट कहेगा कि भैया आपने शेयर्स में डीलिंग की है, इतने रुपए में डीलिंग की है, ठीक है, तो इसका डिटेल कहाँ है? रिटर्न में तो कहीं है ही नहीं। चाहे प्रॉफिट है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है, डिटेल चाहिए हमें, आपने छुपाई क्यों? समझ गए? तो इसके लिए नोटिस आ सकता है। एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ आपको ना, प्रैक्टिकल केस। एक रोडवेज, इंडियन राजस्थान रोडवेज है ना, रोडवेज का ड्राइवर था। तो रोडवेज का ड्राइवर था तो सारी इनकम एक नंबर है ना, व्हाइट मनी, सारी सैलरी आ रही है बैंक अकाउंट में, ठीक है। इसने क्या किया? एक डीमेट अकाउंट खुलवाया, इसने और इसके रिश्तेदार ने कहा खुलवा लो खुलवा लो, कहा ठीक है। तो ये और रिश्तेदार दोनों मिलके इस अकाउंट में लेना बेचना करते रहे। पूरे साल में इन्होंने लगभग 54 लाख रुपए का लेन देन कर दिया, मतलब 54 लाख रुपए के शेयर लेने बेचने कर दिए, ठीक है। उसमें इनको लॉस हो गया, 2-3 लाख 3-4 लाख का लॉस हो गया, लॉस हो गया तो हो गया। इन्होंने इसको लॉस को रिटर्न में कहीं भी शो नहीं किया कि भाई लॉस है, हमें सेटअप नहीं करना, कोई बात नहीं। हालांकि इन्होंने तो लापरवाही में नहीं किया था, इनको तो पता है सेटअप वेटअप पता ही नहीं था, इन्होंने तो सोचा छोड़ो क्या दिखाना है, इन्होंने इसको शो नहीं किया। 5-6 साल के बाद इनके पास 148 का नोटिस आता है कि हमें पता चला है, उसमें लिखा था नोटिस, वो मेरे पास पड़ा भी है ऑफिस में, उसमें ये लिखा था कि हमारे पास रीजन टू बिलीव है कि आपकी कुछ इनकम एस्केप होने, इनकम टैक्सेबल होने से रह गई, तो हम आपका केस रीओपन करना चाहते हैं, ठीक है। और उसमें लिखा भी था कि इस साल में आपने 54 लाख रुपए का शेयर ट्रेडिंग किया है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी आपने डिटेल हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो आप अपना उस साल का बैंक स्टेटमेंट, उस साल के शेयर्स में क्या लिया क्या बेचा, वो उन शेयर्स का P&L अकाउंट कि उसमें क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, वो ये सब बना के हमें दो। समझ गए? अब इन्होंने देखा ऐसी नोटिस है, क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने उस नोटिस को ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, उस नोटिस को ध्यान नहीं दिया, दोबारा भेजा फिर ध्यान नहीं दिया, ऐसे इन्होंने बहुत इग्नोर किया उसको। तो एक रैंक होती है TRO, अगर आपको पता हो, इनकम टैक्स में एक रैंक होती है TRO, इसको क्या कहते हैं? वसूली भाई, मतलब टैक्स रिकवरी ऑफिसर, राइट। अगर आप सारी चीजें करने के बावजूद रिप्लाई नहीं करते तो TRO को आपका केस दिया जा सकता है, फिर वो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो इनके पास वहां से आया कि भैया अब आप नहीं करोगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी वगैरह सीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आए मेरे पास कि सर ये सिचुएशन है, क्या करें। हमने कहा कर क्या सकते हैं, लाओ सारी डिटेल लेके आओ शेयर्स की। अब उस टाइम क्या था, शेयर्स का इतना कंसोलिडेटेड काम नहीं होता था कि वहां से स्टेटमेंट निकल जाए। मतलब जिस ब्रोकर के थ्रू इनका डीमेट अकाउंट था, उसने कहा कि हम
5 साल से ज्यादा या 4 साल से पुराना स्टेटमेंट वैसे नहीं दे सकते कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस। ये दे सकते हैं ट्रेडिंग कितनी कितनी हुई है, कब खरीदा कब बेचा, कब खरीदा कब बेचा, ये तो दे सकते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दे सकते हम, हमारे सिस्टम में नहीं बनता है। तो ये लिस्ट लेके आए इतनी बड़ी, तो सर ये है क्या करें। तो उसके लिए हमने फिर एक बंदे को बिठाया पूरे दिन रात और उसकी एक्सेल शीट बनवाई, कितने शेयर लिए इतने बेचे, ठीक है। और उस एक्सेल शीट में ये निकल के आया कि इनको लॉस हुआ है। तो फिर हमने हमारे जवाब में लिखा कि हमें लॉस हुआ था और हमें लॉस को सेट ऑफ नहीं करना था, दैट्स वाई हमने रिटर्न में इसको शो नहीं किया। हालांकि बात गलत है बट ठीक है, जस्टिफाई कैसे तो करना ही पड़ेगा ना। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए, डॉक्यूमेंट लेके उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर पास किया और ऑर्डर में कहा कि ठीक है आपकी इनकम उतनी है जितनी आपने शो करी थी और आपका टैक्स नील है। आपकी इनकम उतनी है जितनी आपने फाइल करी थी, ये लॉस है, आप एडजस्ट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, तो लॉस नील हो गई, खत्म बात। बताओ जी, मामला खत्म हो गया, असेसमेंट हो गया फाइनल, यस। पर अब होगी स्टार्ट पेनल्टी प्रोसीडिंग। अभी तो असेसमेंट, मैंने कहा था ना 2 प्रोसीडिंग चलती है, पैरेलली चलती है, मतलब ये खत्म ये स्टार्ट, ये इसी का, ठीक है, अलग से नहीं होती, ये फर्दर नहीं है, ये उसी का पार्ट है, पर चलती अलग अलग है। तो इनकम तो उन्होंने बोला कि फाइनल कर दिया हमने, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, पर अब हम आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग चलाएंगे और 2 पेनल्टी उन्होंने लगाई। बताओ कौन कौन सी, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से 2 पेनल्टी कौन कौन सी लगाई? सर एक तो यही जो इन्होंने शो नहीं किया अपना इनकम स्टेटमेंट, जो लॉस हुआ वो शो नहीं किया, एक तो उसी के लिए। ये तो शो नहीं करके आपको गवर्नमेंट को क्या नुकसान हुआ, क्यों पेनल्टी लगा रहे हो मेरे पे? अगर मैंने टैक्स छुपाया हो तो आप बोलो, तो टैक्स तो मेरा ही नहीं। समझ रहे? और नोट फाइलिंग रिटर्न, ये भी नहीं लग सकती, रिटर्न तो भरी थी, इनकम ये वाली नहीं दिखाई, लॉस नहीं दिखाया, रिटर्न तो भरी थी ना। हाँ तो सर रिटर्न तो भरी थी लेकिन ये वाली शो नहीं करी ना उन्होंने इनका। अरे तो रिटर्न की फीस होती है, रिटर्न की पेनल्टी हो सकती है, वो इनकम की थोड़ी होती है। मेरे 5 सोर्स है, मैं 5 रिटर्न थोड़ी भरता हूँ। रिटर्न तो एक ही भरेंगे सर। फिर मैंने भरी है ना रिटर्न, आप ऐसे कैसे कह सकते हो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न? सुनिए, सोचो, बहुत चीजें होती है सोचने में बहुत सारी चीजें होती है। अंशु कह रहे हैं सर लॉस को आप सेट ऑफ कर लो। अरे आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हो? आपने छोड़ा था ना मौका, रिटर्न सेट ऑफ करने के लिए रिटर्न भरना जरूरी होता है ना, बताया था ना, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। आप रिटर्न ही नहीं, कहां से कर लो? नो, इट्स नॉट डिफेक्टिव रिटर्न। सुनिए, यहाँ पे 2 पेनल्टी लगाई, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट मेंटेन। बोलो ठीक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका लॉस आ रहा है और लॉस है तो टैक्स बनता ही नहीं, और टैक्स नहीं बनता तो कोई बात नहीं, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन नहीं किए। बताओ ये डिफॉल्ट है क्या? हाँ, तो 271A ऑडिट आपने नहीं करवाई। उस टाइम ऑडिट की लिमिट 40 लाख हुआ करती थी, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि सर 1 करोड़ से ऊपर होती है ऑडिट तो कैसे, उस टाइम 40 लाख हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि दूसरी पेनल्टी 271B, क्या आपने ऑडिट नहीं करवाई? बताओ वैलिड है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए इसलिए उसकी, और ऑडिट नहीं करवाई उसके लिए। बाकी तो ठीक है, आपका टैक्स ही नहीं बनता। देखो आपने जो रैंडम आंसर्स दिए, आंसर आपके वैलिड है, एज ए स्टूडेंट आप आंसर दे सकते हैं, पर उनका अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि रिटर्न फाइल ना करने की पेनल्टी लग सकती है क्या? दोबारा बोल दो, रिटर्न नोट फाइल लगा सकते हैं क्या? नो सर। भर दी ना रिटर्न। अरे भाई रिटर्न तो भरी है, कौन कहता है? वो कह देगा कोर्ट में जाके कि सर कैसे कह रहे हैं कि रिटर्न नहीं भरी, मैंने रिटर्न भरी है, ये लो, तो वही किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे इनकम छुपाने की, वो कहेगा मेरा इनकम है नहीं, मैं तो लॉस है, बताओ कौन सी इनकम छुपाई मैंने? और इनकम छुपाने की कोई पेनल्टी होती नहीं है, इनकम छुपाने की पेनल्टी नहीं होती, इनकम
अब पे टैक्स होता है और टैक्स के ऊपर फिर पेनल्टी होती है, वो अलग अलग तरीके की होती है। अनडिस्क्लोज इनकम की होती है वो पेनल्टी, वो अलग होती है। इनकम है ही नहीं भाई, इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं है। ध्यान से सुनो एक बार, पेनल्टी कैसे लगती है, एक चीज सुनना ध्यान से। पेनल्टी कैसे लगती है? पेनल्टी परसेंटेज पे लगती है। या तो इनकम का परसेंटेज लगता है, या इनकम पे जो टैक्स बनता है उसका परसेंटेज लगता है। बोलो हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। कोई भी पेनल्टी लगेगी तो या तो इनकम का परसेंटेज या इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसका परसेंटेज। बोलो हाँ या ना। क्या ऐसा हो सकता है कि 20,000 की पेनल्टी फिक्स? इनकम छुपाने के लिए क्या ऐसी पेनल्टी हो सकती है क्या कि 20,000 की फिक्स? नहीं, क्योंकि कोई 1 लाख छुपाएगा, कोई 1 करोड़ छुपाएगा, कोई 100 करोड़ छुपाएगा, तो ऐसे फिक्स थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, तो हमेशा पेनल्टी किस पे होती है? या तो इनकम का परसेंटेज होता है या टैक्स का परसेंटेज होता है। अब मेरा लॉस है तो ना तो आप इसका परसेंटेज ले सकते हो ना टैक्स का ले सकते हो। बताओ, लॉजिकल बात कर रहे हैं। मेरा है ही लॉस, तो ना मेरा टैक्स है ना मेरी इनकम है, आप किसका परसेंटेज लोगे पेनल्टी के रूप में? समझ गए? तो ये दोनों पेनल्टी तो नहीं लग सकती। पेनल्टी कौन सी लग सकती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ये फिक्स है। हाँ जी, ये फिक्स है जी। ऑडिट ना करवाने की, ये भी फिक्स है जी, ये लग सकती है। वेदर प्रॉफिट और वेदर लॉस, उससे फर्क नहीं पड़ता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑडिट करवानी ही है। तो क्या ये लग सकती है? यस। तो इसमें उसकी कार्रवाई चली बात है। आई बात समझ में? अगर आप ब्रोडर सोचेंगे ना, ब्रोडर, थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचेंगे, एक सेकेंड। कह रहे सर क्योंकि शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहा है और इनकम 2.5 लाख से कम हो, और क्योंकि इनकम नहीं है तब रिटर्न फाइल नहीं करनी ना। देखो, पहली बात तो इसकी दूसरी इनकम भी थी। मैं तो इस प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं, तो इसकी तो दूसरी इनकम भी थी। ठीक है, अगर इसकी सिर्फ यही इनकम होती और ये 2.5 लाख से कम है तो रिटर्न फाइल ना करने की भी तो भी कोई जरूरत नहीं थी। कहाँ थी? रिटर्न फाइल करने की तो तभी भी नहीं लगती। यही बोल रहे हो क्या? क्योंकि शेयर में ट्रेडिंग कर रहा है और इनकम 2.5 लाख से कम हो, और क्योंकि इनकम नहीं है तब रिटर्न नहीं फाइल करनी ना। अगर यही इनकम है, आप बोलो जीटीआई, आप बोलो जीटीआई अगर 2.5 लाख तक है, ठीक है, तो रिटर्न फाइल नहीं करनी। ऐसा बोलो, बोलो जी, बात समझ में आ गई? बच्चे का एक सिंपल सा क्या होता है, जैसे उसको कहते हैं ना कि ये करना था ये नहीं किया, क्या होगा वगैरह से पेनल्टी लगा। बच्चे का एक सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको कहूंगा कि इसको ये काम करना था इसने नहीं किया, बताओ क्या होगा? आपको सबसे पहला जवाब आएगा सब पेनल्टी लगा। पर ये सोचो कि पेनल्टी लगती कैसे? कंप्लायंस की पेनल्टी फिक्स होती है ना। जैसे आपने कोई काम लेट किया तो 100 रुपए पर डे, 200 रुपए पर डे, या 5,000 रुपए फिक्स, या 25,000 रुपए फिक्स, इस तरीके से होती है, राइट। और जो टैक्स की पेनल्टी होती है, अमाउंट की पेनल्टी, वो तो अमाउंट होगा तो ही होगी ना, चाहे वो परसेंटेज ऑफ इनकम हो और चाहे परसेंटेज ऑफ टैक्स। और जब उन्होंने कह दिया कि ओके वी एक्सेप्टेड योर नील रेटेड इनकम, अब आपका टैक्स जीरो, मतलब एडिशनल टैक्स जीरो, और ये सबमिट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर तो वो तो लग ही नहीं सकती ना। बोलो जी, क्लियर है ये पॉइंट यहां तक? कल इसी सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको इसकी कई पॉइंट पे क्लियरिटी मिली होगी, मजा आया होगा आज के जैसे लिए। केस बताते हो ना, तो उससे क्लियरिटी आ जाती है थोड़ी सी, कि